हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त सी और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वाली क्लास। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आज के ही क्लास में आपके क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की ट्रिक। जी हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आपने पढ़ी होगी, पर आज मैं आपको ट्रिक के साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच कराऊंगी, जिसके तहत आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी पार्ट्स होते हैं उनमें किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले इस वाक्य को देखिए। वाक्य क्या लिखा हुआ है? वाह, रिया और उनके पति मुंबई की एक सोसाइटी में अपनी मैरिड लाइफ को खुशी से एंजॉय कर रहे हैं। ये वाली लाइन आपने पढ़ ली। चलिए इसको अब अंग्रेजी में पढ़ते हैं। ग्रेट, रिया एंड हिज हस्बैंड आर हैप्पीली एंजॉयिंग देयर मैरिड लाइफ इन अ सोसाइटी इन मुंबई। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको ये लाइन क्यों पढ़वाई आखिर, क्योंकि मैंने तो कहा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगी। तो भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच की ही है के तहत ही ये वाली लाइन है, यानी कि इस वाली लाइन में पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे के सारे हैं। जी हाँ, सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी पार्ट्स हैं वो इस लाइन में हैं। कैसे, कौन से हैं, सारी चीजों को बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त इस छोटू से बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। इसके साथ ही आप सीधे सीधे हमारे साथ जुड़ जाइए। जल्दी से फटाफट से तेजी के साथ टेलीग्राम ऐप पर जाइए, लिखिए बी बैंकर। हम लोग मिलेंगे बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से वहां पर जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। और हाँ, ध्यान रखिएगा नाम का, बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन। और इस लिंक के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर के जरिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी ई बुक्स, हमारी फ्री कोर्सेज और पेड कोर्सेज की जानकारी के लिए। साथ ही एक और छोटी सी स्पेशल सी अनाउंसमेंट कर दूं, दैट इज कि हमारी जो ई बुक्स हैं वो अवेलेबल हैं। हमारी इंडिविजुअल हमारी कोई भी पीडीएफ अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपको कोई ये बोल करके आपको पीडीएफ देना चाहे कि लो भाई प्रीति मैम की क्लास की पीडीएफ है, तो वो बिल्कुल ही झूठ कह रहा है और उसके साथ बिल्कुल ही हमारा कोई संबंध नहीं है। तो कृपया करके ऐसे लोगों से बच के रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच की ट्रिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ऐसे किन्हीं किताबों में 8 या किन्हीं किताबों में 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच को ऐसे दर्शाया जाता है, बट मैं आपको ऑन अ सेफर साइड मैं आपको सारे के सारे 9 ही पढ़ाने वाली हूं। तो चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, आप किसी भी स्कूल में हो, डजंट मैटर, आपके लिए ये क्लास बड़े काम की होने वाली है। सबसे पहले हम लोग जो नॉर्मल हमारा जो डेफिनेशंस है हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के हर एक हिस्से का, वो हम लोग जानेंगे, उसको रिवाइज करेंगे और उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। ठीक है, चलिए। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे पहला हिस्सा नाउन यानी कि संज्ञा। नाउन यानी कि संज्ञा, इसको हिंदी में संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा एक ऐसा शब्द है जो किसी वस्तु, विचार, जानवर, स्थान या व्यक्ति के नाम का बोध कराता है। बड़ा ही एकदम सटीक सा जो है, ये क्या है, सटीक सा इसका डेफिनेशन है कि संज्ञा एक ऐसा शब्द है जो किसी वस्तु, विचार, जानवर, स्थान या व्यक्ति के नाम का बोध कराता है। यानी कि नाउन इज अ वर्ड दैट इज नेम ऑफ अ थिंग, एन आइडिया, एन एनिमल, अ प्लेस और अ पर्सन। भाई ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कौन सी नई बात है? बिल्कुल नई बात नहीं है इसमें, लेकिन इसको याद रखने में जो मतलब मुसीबत होती है वो तो काफी ज्यादा जो है वो मुश्किल वाली बात हो जाती है। तो नई बात आज की क्लास में यह है कि मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी ट्रिक, यानी कि 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच के 9 ऐसे मैं आपको ट्रिक बताऊंगी जिसके जरिए आपको जरा सी भी तकलीफ नहीं होगी इन 9 के 9 हिस्सों को याद रखने में और इनके बारे में आपको किसी भी वाक्य को देख करके बताने में कि अच्छा भाई यहाँ पर ये इस्तेमाल हो रहा है। तो चलिए जानते हैं संज्ञा कैसे पहचाने, यानी कि नाउन को कैसे पहचाने। तो नाउन को पहचानने के हमारे पास 3 तरीके हैं। ठीक है, सी, फील, टच। इसको ऐसे ही याद रखिए, तीन चीजें, सी, फील, टच। यानी कि सी यानी कि जो भी चीजें दिखाई देती हैं वो, फील यानी कि जो भी चीजें महसूस होती हैं वो, टच यानी कि जिन चीजों को छू सकते हैं वो। सारे के सारे संज्ञा है, यानी कि सारे के सारे नाउन है। जी हाँ, कोई भी चीज जो सी, फील, टच इस कैटेगरी को क्वालिफाई करे वो नाउन यानी कि संज्ञा कहलाती है। राइट, उदाहरण भी देख लेते हैं। चलिए उदाहरण देखिए।
सी, जो भी चीजें दिखाई देती है, चेयर, फैन, टेबल, पेन, बुक, दिखाई देती है ये सारी चीजें। चेयर पे बैठते हैं, फैन ऊपर घूमता है, टेबल पे पढ़ाई करते हैं, पेन से लिखते हैं, किताब को पढ़ते हैं, ये सारी चीजें हमें दिखाई देती हैं। ये क्या है? ये नाउन है। फील, जो भी चीजें महसूस होती हैं वो भी तो नाउन है, यानी कि हवा, हवा बहती है, बाल उड़ता है ना, मतलब आपके कपड़े बिल्कुल हवा में सूख जाते हैं हवा उड़ते हुए। तो ये एयर, एयर जो है वो महसूस होती है हमें, ठंडी पवन चलती है तो लगता है ना कि भाई बहुत गर्मी है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हैप्पीनेस, आप खुश होते हैं। सैडनेस, आप दुखी होते हैं। इलनेस, तबीयत खराब है, बुखार है, महसूस होती है। सॉफ्टनेस, सॉफ्ट टॉय, टेडी बियर को छू करके सॉफ्ट महसूस होता है। हार्डनेस, कोई पत्थर उठा के फेंक के मारे तो पूछो कितना कितना हार्ड है ना। तो वो चीजें क्या होती है? महसूस होती हैं, तो फील हो रही हैं चीजें, वो भी नाउन है। टच, अब भाई जिनको देख सकते हैं उनको छू भी तो सकते हैं, चेयर, फैन, टेबल, इन सारी चीजों को छू सकते हैं तो टच कर सकते हैं, तो ये भी क्या है? ये भी नाउन है। यानी कि बात घूमकर वहीं पर आ गई, जो भी चीजें आप सी कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और टच कर सकते हैं, वो सारी चीजें हैं आपकी नाउन। यहां पर हो गई नाउन की जो गुत्थी है वो सुलझ गई, क्लियर हो गई बात कैसे नाउन को पहचानेंगे। और अब बढ़ते हैं आगे अगले हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिस्से की तरफ, जो कि है वर्ब यानी कि क्रिया। वर्ब की जो बेसिक डेफिनेशन है वो है, क्रिया एक शब्द या शब्दों का समूह है जिसका उपयोग यह इंगित करने के लिए किया जाता है कि कुछ होता है या मौजूद है। अ वर्ब इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट समथिंग हैपेंस और एग्जिस्ट। बहुत ही ज्यादा ये वाली जो डेफिनेशन है हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो अब है बारी हमारे वर्ब को पहचानने के तरीके की, यानी कि ट्रिक की। वर्ब को कैसे पहचाने? तो भाई वर्ब और या कह लीजिए क्रिया के अंत में ना होता है, ना होता है। जी हाँ, ना मतलब ना होता है नहीं, ना होता है वाला ना होता है। ठीक है, चलिए उदाहरण के तौर पर देखते हैं कैसे आप समझेंगे कि क्या मैं बात करना चाह रही हूं। सबसे पहले देखिए, खाना, खेलना, पढ़ना, लिखना, ये सारी चीजें क्रिया है यानी कि वर्ब है। ईट, प्ले, रीड, राइट। ईट यानी कि खाना, अंत में ना है। प्ले यानी कि खेलना, अंत में ना है। रीड यानी कि पढ़ना, अंत में ना है। राइट यानी कि लिखना, अंत में ना है। और ऐसे और ढेरों होते हैं, है ना। तो जिसके अंत में ना दिख जाए वो क्रिया है। और एकदम बिल्कुल सटीक आपको अगर बताऊं, मतलब जिस आपको तुरंत से चुटकियों में याद हो जाए, दैट इज, ऐसे बस याद रखिए, जो किया वही क्रिया। आ गई बात समझ? जो किया वही क्रिया। बढ़ते हैं आगे अगले तीसरे हिस्से की ओर, जो कि है एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। विशेषण एक ऐसा शब्द है जो हमें संज्ञा के बारे में कुछ और बातें बताता है। यह एक संज्ञा का वर्णन या संशोधित करता है, ये संज्ञा को वर्णन या संशोधित करता है। ठीक है, An adjective is a word that tells us more about a noun. It describes or modifies a noun. आ गई समझ में? है ना, याद रह जाएगा? बिल्कुल नहीं, हम लोग करने वाले हैं ट्रिक। जी हाँ, तो ट्रिक ये है कि विशेषण कैसे पहचाने। भाई कोई चीज जो है वो ये तीन चीजों की तरह ही होगी, या तो वो चीज बढ़िया होगी, या तो वो चीज बहुत ही बुरी होगी, या तो वो चीज ना तो अच्छी होगी ना बुरी होगी, सामान्य होगी, है ना। तो कोई भी चीज जो अच्छी है वो गुड कहलाएगी, बुरी है तो बैड कहलाएगी, और सामान्य या उदासीन है तो न्यूट्रल कहलाएगी। अब भाई कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा मतलब होता है ना कि हाँ क्या बेकार सा है, बिल्कुल, है ना, सामान्य महसूस होता है तो वो न्यूट्रल हो जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए तो शायद बेहतर आपको समझ आए। गुड यानी कि अच्छा, जब आपको किसी के बारे में गुड कहना हो, अच्छा कहना हो, तो आप क्या कहेंगे कि भाई वो बहुत बहादुर है, ब्रेव है, इंटेलिजेंट है, हैंडसम है, ब्यूटीफुल है यानी कि खूबसूरत है, हार्ड वर्किंग यानी कि मेहनती है, ऑनेस्ट है यानी कि ईमानदार है। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, आप किसी की विशेषता को बता रहे हैं, विशेषण की यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो वो कैसा है? वो बहादुर है, वो इंटेलिजेंट है, वो हैंडसम है, वो खूबसूरत है, वो ईमानदार है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी बातें किसी के बारे में जो हैं वो अच्छी बातें हैं। किसी के बारे में बुरी बातें कहनी हो तो कहते हैं है कायर है, बड़ा ही बेकार सा है, डरपोक है, बेईमान है,
ये किसी के बारे में अगर आप कहते हैं तो वो उसकी बुरी बातों की बात हो रही है। और किसी के बारे में ना आपने अच्छा कहना है ना आपने बुरा कहना है, आपने बस न्यूट्रल बात करनी है। यानी कि सामान्य अगर आपने बात करनी है तो आप कहेंगे जैसा वो है वैसा बता देंगे कि अरे वो तो लंबा है, अरे वो तो पतला है, अरे वो तो गोरा है, अरे वो तो उसका रंग दबा हुआ है, अरे वो तो काफी हिष्ट पुष्ट है। इस तरीके से बात करते हैं, यानी कि ये न्यूट्रल बात है, ना ये अच्छी बात है ना ये बुरी बात है, क्योंकि हर कोई अपने आप में बहुत बढ़िया है ना। तो न्यूट्रल वाली बात यहां पर कर रहे हैं, लेकिन विशेषण तो ये भी है, यानी कि एडजेक्टिव तो ये भी है। तो किसी के भी बारे में जब आप बात करें, या तो आप अच्छा बोलेंगे या तो बुरा बोलेंगे या तो न्यूट्रल बोलेंगे, और ऐसे ही करके आप समझ जाएंगे कि ये शब्द जो है इस वाक्य में वो विशेषण यानी कि एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। आगे बढ़ते हैं और एक और बेहतरीन एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे रानी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल। अगर आपको रानी की तारीफ करनी है तो आप कहेंगे रानी जो है वो खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। तो ये क्या हो गया, ये इसकी अच्छी वाली विशेषता हो गई है ना, कि रानी क्या है, रानी का एडजेक्टिव आपने क्या बताया कि बहुत ब्यूटिफुल है। रानी इज अ डिसऑनेस्ट गर्ल। रानी बेईमान है, ईमानदार नहीं है। ये आपने उसके बारे में बुरी बात बता दी कि भाई बहुत ही बेईमान है, एकदम एकदम बेईमान है ना, अच्छी नहीं है ना। तो आपने क्या बता दिया, यहां पर इसकी बुराई हो गई। अब अगर आप कहें कि रानी इज अ लीन गर्ल, लीन शब्द का अर्थ होता है पतला, मतलब जिसकी कद काठी जो है वो थोड़ी श्रिंकन होती है, मतलब जो दुबले साइड पे जो है उसको लीन कहते हैं। तो रानी इज अ लीन गर्ल। अब रानी अगर दुबली पतली है तो ना तो ये अच्छी बात है ना ये बुरी बात है, क्योंकि रानी वैसी है ना, दैट्स न्यूट्रल, राइट। रानी इज अ लीन गर्ल, ये उसके बारे में आप बता रहे हैं, ना ये अच्छी बात आप बता रहे हैं ना बुरी बात आप बता रहे हैं, वो जैसी है आप वैसे बता रहे हैं, यानी कि ये न्यूट्रल है। तो इस तरीके से ये तीनों शब्दों का इस्तेमाल करके आप बता सकते हैं कि एडजेक्टिव यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं एडवर्ब की, यानी कि क्रिया विशेषण की। एडवर्ब की सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन को देख लेते हैं कि इनका क्या कहना है। क्रिया विशेषण एक ऐसा शब्द है जो किसी क्रिया विशेषण या किसी अन्य क्रिया विशेषण के बारे में वर्णन करता है या अधिक जानकारी देता है। An adverb is a word that describes or gives more information about a verb, an adjective or another adverb. आ गई बात समझ, या आसान कर दूं थोड़ा? चलिए थोड़ा आसान करते हैं और आसान भाषा में समझते हैं कि क्रिया विशेषण कैसे पहचाने, यानी कि एडवर्ब को कैसे पहचाने। तो भाई एडवर्ब ये बताता है कि काम कैसे हो रहा है, सीधी सी बात है, इतनी सी ही बात है कि एडवर्ब ये बताता है कि काम हो कैसे रहा है, हाउ द वर्क इज गोइंग ऑन। हाउ द वर्क इज गोइंग ऑन, एडवर्ब ये बताता है कि काम कैसे हो रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर सोहन रन्स स्लोली, सोहन धीरे दौड़ता है। सोहन रन्स फास्ट, सोहन तेज दौड़ता है। सोहन रन्स स्विफ्टली, सोहन जो है वो काफी मतलब हवा के मजे लेते हुए दौड़ता है। स्विफ्टली यानी कि बहुत ही आराम से, नाजुक तरीके से। सोहन रन्स जेंटली, मतलब वो एकदम धीरे धीरे दौड़ता है, मतलब आराम से दौड़ता है, वो बहुत ज्यादा हड़बड़ी में नहीं। सोहन रन्स हरिडली, यानी कि एकदम जल्दीबाजी में घबराते हुए तेजी तेजी से भाग के गया। सोहन रन्स रैपिडली, रैपिडली मतलब एकदम फास्ट, एकदम तुरंत से, तेजी से, है ना। तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है, सोहन जो है कैसे दौड़ता है उसके हमने ये सारे के सारे शब्दों को ले लिया और हमने ये बताया कि सोहन भाई ऐसे दौड़ता है। तो क्या बताया जा रहा है कि सोहन दौड़ तो रहा है, ये कॉमन है, लेकिन कैसे दौड़ रहा है ये बता रहा है एडवर्ब, यानी कि क्रिया विशेषण। और एडवर्ब कौन से वाले शब्द हैं भाई? स्लोली, फास्ट, स्विफ्टली, जेंटली, हरिडली, रैपिडली। तो एक चीज जो कॉमन आपको दिखेगी यहां पर, दैट इज कि मोस्ट, लाइक 70 to 80% जो एडवर्ब वाले शब्द होते हैं उसके लास्ट में ly होते हैं। ये छोटा सा सीक्रेट मेरी तरफ से, ताकि आपको जो है ट्रिक के अलावा भी बहुत बढ़िया से पहचानने में सुविधा हो जाए। तो सोहन जो है कैसे दौड़ रहा है, ये सारे शब्दों से हमने बता दिया, सोहन ऐसे दौड़ रहा है।
तो किसी काम के होने की प्रक्रिया को हमने बता दिया, तो ये क्या बन गया, ये एडवर्ब बन गया। एडवर्ब क्या बता रहा है कि काम कैसे हो रहा है। एडवर्ब याद रहेगा। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं प्रोनाउन की, यानी कि सर्वनाम की। सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। ये डेफिनेशन, एक सच बात बताऊं, हम सब ने स्कूल में ये डेफिनेशन पढ़ी है और बस यही वाली डेफिनेशन याद है हमें, है ना, लेकिन पहचानना आया क्या, आज आ जाएगा। और प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि साफ शब्दों में कहें कि नाउन के जगह पर जो शब्द इस्तेमाल करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। यही बात हम सबको बचपन से बताई गई है, सिखाई गई है और पढ़ाई गई है, पर क्या आपको ये काम आई? आज की ये ट्रिक जरूर काम आएगी। चलिए देखते हैं कि प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम को कैसे पहचाने। तो भाई, संज्ञा यानी कि नाउन के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सिंपल, नाउन के बदले में जो भी शब्द आपको दिख जाए वो क्या है, वो सर्वनाम है, यानी कि प्रोनाउन है। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, अगर आपको कहना हो रानी एक डॉक्टर है, तो रानी इज अ डॉक्टर। ठीक है, आपने कह दिया रानी इज अ डॉक्टर। अगर आपको कहना हो रानी को दिखा करके, रानी कहीं पे खड़ी है और आप उसको दिखा के कहते हैं कि वह एक डॉक्टर है, तो अब आपने रानी का नाम नहीं इस्तेमाल किया, आपने कहा वह एक डॉक्टर है। इसकी अंग्रेजी हो जाएगी शी इज अ डॉक्टर। तो रानी की जगह पर हमने इस्तेमाल किया शब्द वह का। रानी क्या है? रानी संज्ञा है, नाउन, करेक्ट। उसके जगह पर इस्तेमाल हुआ शब्द वह, तो वह क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। जी हां, संज्ञा यानी कि नाउन के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अंग्रेजी में देखिए, रानी इज अ डॉक्टर, हमने कहा रानी को दिखा के रानी इज अ डॉक्टर। अगर हम लोग ये कहें उसको दिखा के शी इज अ डॉक्टर, रानी क्या है? नाउन है, और हमने इस्तेमाल किया उसको बताने के लिए शी, तो शी शब्द क्या हो गया भाई? शी शब्द हो गया प्रोनाउन हो गया। जी हाँ, चलिए सर्वनाम को कैसे पहचाने? संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, यानी कि प्रोनाउन कहते हैं, और वो शब्द कुछ ऐसे होते हैं, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, किसी का भी नाम और वगैरह वगैरह। मतलब इस तरीके के जो भी इस तरीके के शब्द हों जो संज्ञा के जगह पर आ जाएं वो होंगे सर्वनाम, यानी कि नाउन जो है, नाउन के जगह पर जो शब्द आए वो कहलाएगा प्रोनाउन। बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं आगे और अब जानते हैं नंबर 6 यानी कि प्रेपोजिशन के बारे में। प्रेपोजिशन को संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंध सूचक अव्यय। अब भाई संबंध सूचक अव्यय को कैसे पहचाने? तो पहले बेसिक डेफिनेशन को देख लेते हैं। प्रेपोजिशन यानी कि संबंध सूचक अव्यय मूलतः वस्तु की पोजीशन यानी कि स्थान या अवस्था को बतलाता है। किसको बतलाता है? वस्तु की पोजीशन, स्थान या अवस्था को बतलाता है। कैसे पहचानेंगे? चलिए उदाहरण से देखते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल, किताब कहां है भाई? मेज पर है। द बुक इज ऑन द टेबल। तो उदाहरण के तौर पर ये सारे जो शब्द हैं जैसे कि इन, एट, अपॉन, अंडर, अप, डाउन, अक्रॉस, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, ऑन वगैरह वगैरह, ये सारे शब्द जो हैं वो कभी भी जब वाक्य में इस्तेमाल होंगे तो वो क्या दिखाएंगे? वो वस्तु की स्थान या अवस्था को बतलाएंगे, यानी कि वस्तु की पोजीशन की बात करेंगे, और इसीलिए ये कहलाएंगे क्या? संबंध सूचक अव्यय, यानी कि प्रेपोजिशन। राइट, चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला देखते हैं जो कि है कंजंक्शन। क्या है? कंजंक्शन यानी कि समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। पहले बेसिक डेफिनेशन को देख लेते हैं। कंजंक्शन एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग दूसरे शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। A conjunction is a word that is used for joining other words, phrases or sentences. ठीक है, तो ये हमने बेसिक डेफिनेशन जो है वो हमने समझ ली। चलिए
अब पहचाने कैसे? तो सबसे पहले तो आप इस पे ध्यान दीजिए कि समुच्चय बोधक को कैसे पहचाने में कंजंक्शन जो है, कंजंक्शन में एक शब्द छुपा हुआ है जो कि है जंक्शन। अगर आप देखें CON को आप ढक दीजिए अपनी उंगलियों से और देखेंगे जो शब्द आपके पास बचेगा वो होगा जंक्शन। अब आप मुझे एक बात बताइए कि जब हम लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं और हमारी गाड़ी जंक्शन पर रुकती है, सबके दिमाग में बचपन में ये सवाल जरूर आया होगा कि भाई नॉर्मल स्टेशंस को तो स्टेशन कहते हैं, पर इसको जंक्शन क्यों कह रहे हैं, यहाँ पे जंक्शन क्यों लिखा हुआ है? तब आपने जरूर अपने बड़े बुजुर्गों से पूछा होगा कि बताओ भाई इसको जंक्शन क्यों कहते हैं। फिर आपको क्या जवाब मिला कि यहाँ पर जो है दो अलग अलग रूट्स जो हैं आकर के जुड़ती हैं और यहीं से ट्रेन्स डाइवर्ट होती हैं बेसिकली, राइट। तो दो बड़ी बड़ी रूट्स को जोड़ने के लिए या छोटी छोटी रूट्स को भी जोड़ने के लिए जिन ट्रैक्स का यूज हो रहा है और वो ट्रैक्स जिस स्टेशन पे आकर के मिल रही हैं वो कहलाते हैं जंक्शन। तो जंक्शन से आप ये याद रख सकते हैं कि दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को कंजंक्शन कहते हैं। सिंपल सी बात है, जोड़ेंगे जहां पर वो कहलाएगा कंजंक्शन। चाहे वो स्टेशन में जोड़े हम लोग जंक्शन पर ट्रेन की लाइंस, या हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में जोड़े दो शब्दों को, दो वाक्यों को, वाक्यांशों को, तो भाई बात तो सेम है ना, जोड़ने की बात हो रही है। तो ये कहलाएगा कंजंक्शन और उसको रहने दीजिए जंक्शन। चलिए देखते हैं उदाहरण के तौर पर कि कैसे जो है इसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए, सोनी एंड रानी आर स्टडिंग, मतलब सोनी और रानी पढ़ रही हैं। हमने यही कहा, तो क्या हो गया, हमने क्या कहा, दो लोग हैं ना यहाँ पर, सोनी भी है रानी भी है, दोनों पढ़ाई कर रही है। हमें साथ में बताना है भाई कि दोनों पढ़ाई कर रही हैं। कैसे बताएंगे? सोनी एंड रानी। तो यहां पर एंड जो शब्द है इसने क्या कर दिया, इसने जोड़ा सोनी और रानी को और जोड़ करके कह दिया, हमारा वाक्य आसान हो गया, राइट। तो ये शब्द कहलाएंगे कंजंक्शन। उदाहरण के तौर पर एंड, और, बट, एक्चुअली, लेटर, बोथ, इफ, नाउ, येट, सो, वाइल, एज, इवन, वगैरह वगैरह। और भी ढेरों शब्द हैं जो कंजंक्शन कहलाते हैं और बहुत ब्यूटीफुली इस्तेमाल होते हैं। ऑलरेडी ढेर सारी क्लासेस करा चुकी हूं कंजंक्शन के ऊपर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए क्लासेस को देखिए। यानी कि अगर आप और ज्यादा इन शब्दों को सीखना चाहते हैं तो जाइए और उस क्लासेस को भी देखिएगा इस क्लास को खत्म करने के बाद। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं इंटरजेक्शन की। किसकी बात करेंगे भाई? इंटरजेक्शन की बात करेंगे, यानी कि विस्मयादि बोधक की बात करेंगे। हिंदी में इसको विस्मयादि बोधक कहते हैं और अंग्रेजी में इंटरजेक्शन कहते हैं। मतलब दोनों तरफ ही मुश्किल ही नाम है, पर कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। और सच बताऊं तो पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे आसान यही है, सबसे मेरा फेवरेट भी यही है। तो समझते हैं पहले बेसिक डेफिनेशन। इंटरजेक्शन एक शब्द या वाक्यांश है जिसका उपयोग आश्चर्य, दर्द, खुशी आदि को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। An interjection is a word or a phrase that is used to express surprise, pain, pleasure, etc. तो चलिए जानते हैं कि कैसे इसको, मतलब हम लोग ट्रिक से कैसे इसको समझते हैं। ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गई भाई, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ट्रिक कैसे समझेंगे? तो ट्रिक इसकी ये है कि विस्मयादि बोधक को कैसे पहचाने। अब तो ये जो है क्या दिखाएगा, ये ऐसे शब्द होंगे जो अचानक से आई फीलिंग, भावना, उत्साह या एक्साइटमेंट को दर्शाएंगे। आ रही है बात समझ में? अचानक से एक फीलिंग आती है, कोई भावना आती है, कोई उत्साह हो जाता है, एक्साइटमेंट हो जाता है, उसको दर्शाएगा। एक और एग्जांपल दूं, एक बहुत बढ़िया सी बात बताती हूँ। इंटरजेक्शन को इंजेक्शन से याद रख लीजिए। किससे याद रखेंगे भाई? इंजेक्शन से याद रखेंगे। क्यों? इंजेक्शन पड़ती है तो सडन से फीलिंग आती है ना। एक ही पल आप बहुत नॉर्मल थे, आप इंजेक्शन लगवाने गए, इंजेक्शन जैसे ही लगी कैसी फीलिंग होती है? सडन से एक फीलिंग आई ना कि हाय चुभा दिया, ये वाली फीलिंग आई, तो बस इंजेक्शन से याद रख लीजिए इंटरजेक्शन, है ना। चलिए उदाहरण देखते हैं। कोई कार बहुत बढ़िया सी रोड पे देख ली, क्या निकलता है मुंह से? वाओ क्या कार है, वाओ व्हाट अ कार। तो ऐसे शब्द। और एक बात बताओ जिसको पहचानने का सबसे और एकदम बेस्ट तरीका, इसके साइड में जो है ना ये वाले आपको दिखेंगे भाई साहब खड़े हुए, यानी कि इसको कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह, एक्सक्लामेशन मार्क। क्या कहते हैं इसको? एक्सक्लामेशन मार्क, राइट। ये एक डंटी और नीचे डॉट, इसको कहते हैं एक्सक्लामेशन मार्क।
और विस्मयादि बोधक यानी कि इंटरजेक्शन के शब्दों के पास आपको ये वाला चिन्ह जरूर दिखेगा, जैसे कि वाओ, ओ गॉड, ओएमजी, हुर्रे, ओह नो, उप्स, चीयर्स या ब्रेवो, एटसेट्रा एटसेट्रा। चलिए बढ़ते हैं आगे और 9वें नंबर की बात करते हैं, दैट इज आर्टिकल्स। आर्टिकल्स ऐसे शब्द हैं जो किसी संज्ञा को विशिष्ट या अविशिष्ट रूप में परिभाषित करते हैं। आर्टिकल्स आर वर्ड्स दैट डिफाइन अ नाउन एज अ स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। जी हाँ, तो अगर यहां पर समझ आ गई तो फिर ठीक है, नहीं समझ आई ट्रिक चाहिए बिल्कुल। सबसे पहले तो समझ लीजिए ये 3 जो है आर्टिकल्स हैं, यानी कि ए एंड द, सबकी इंडिविजुअल, यानी कि एक एक करके सबकी क्लासेस ऑलरेडी करा चुकी हूं, अभी तीनों को साथ में लेकर के बात करते हैं। यही तीनों सबसे पहले तो समझ लीजिए आर्टिकल्स कहलाते हैं, राइट। साफ हो गई बात। ए एन और द क्या है, आर्टिकल्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग ए और एन की बात कर लेते हैं क्योंकि इनमें कुछ चीजें कॉमन है, और द की बात हम लोग अलग से करेंगे। द जो है ना वो थोड़ा अलग अलग रहना पसंद करता है, तो द की बात हम लोग थोड़ी बाद में कर लेंगे। सबसे पहले देखिए एन को। एन जो है वो आ ई उ ए ओ और औ, इनके मतलब ये, इनसे अगर कोई शब्द शुरू हो तो उसके आगे एन लगा देंगे, या इनका वॉइस भी अगर आए, मतलब उच्चारण करते वक्त अगर इनकी वॉइस भी आती है तो भी आप एन लगाएंगे। उदाहरण के तौर पर देखिए, आपको बेहतर समझ आएगा। जैसे अम्ब्रेला, ठीक है, अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला की अगर हिंदी हम बात करें, जैसे अब आप उच्चारण कर रहे हैं अम्ब्रेला, तो क्या आ रहा है, अ, तो क्या लग जाएगा, एन अम्ब्रेला। क्या होगा, एन अम्ब्रेला। क्या बताया, आ ई उ ए ओ और औ, इनसे अगर कोई भी शब्द शुरू हो रहा है तो उसके आगे हम लोग एन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी में हमें यू दिख रहा है, इन सारे में से कोई भी दिख रहा है क्या, यूनिवर्सिटी में नहीं दिख रहा है, तो हो जाएगा अ यूनिवर्सिटी। क्या हो जाएगा, अ यूनिवर्सिटी। और अम्ब्रेला क्या हो जाएगा, एन अम्ब्रेला। और एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए। जैसे आवर, HOUR, आवर मतलब घंटे को कहते हैं ना, 1 घंटा, 1 आवर, है ना। तो आवर, तो यहां पर देख रहे हैं आप कि आवर में शुरुआत में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है शुरुआत में, आ, है ना। आवर पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, आवर, तो क्या हो जाएगा, एन आवर। क्या हो जाएगा, एन आवर। अच्छा, अब अगर आपको कहना हो हेन, हेन, HEN, हेन, तो अब जब इसका उच्चारण कर रहे हैं तो ह आ रहा है ना, हेन, तो अब इनमें कहीं ह तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा, अ हेन। क्या हो जाएगा, अ हेन। अब बात करते हैं द की, रूल ऑफ द। रूल ऑफ द की सेपरेट क्लास ऑलरेडी करा रखी है, तो डू चेक इट आउट। फिलहाल द की बात करते हैं और ब्रीफ में मैं आपको समझाती हूं कि आखिर कहां पर इसका इस्तेमाल करेंगे। तो द जो है इसका उपयोग विशेष या विशिष्ट चीजों के लिए किया जाता है। द इज यूज्ड फॉर पर्टिकुलर और स्पेसिफिक थिंग्स। समझ आ गई, उदाहरण देखिए, बेहतर समझ आएगा। जैसे गाय दूध देती है, ठीक है, गाय दूध देती है, काउ गिव्स मिल्क। यहां पर द का इस्तेमाल नहीं होगा, आप इसको ये नहीं कहेंगे कि द काउ गिव्स मिल्क, द काउ गिव्स मिल्क नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। रीजन बीइंग कि काउ जो है भाई, गाय, सारी गाय दूध देती है ना, सारी गाय दूध देती है। आप किसी स्पेसिफिक गाय की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर, आप एक इन जनरल बात कर रहे हैं कि गाय दूध देती है, तो काउ गिव्स मिल्क। लेकिन अगर आप ये कहें गाय लाल है, गाय लाल है, तो क्या कहेंगे, द काउ इज रेड, द काउ इज रेड। यहां पर द का इस्तेमाल क्यों हुआ, सोचने की बात यह है कि दुनिया की सारी गायें लाल तो नहीं है, आप जिस गाय की बात कर रहे हैं वो लाल है, तो आप किसी एक पर्टिकुलर, किसी स्पेसिफिक गाय की बात कर रहे हैं, तो हमने यहां पर किसका इस्तेमाल कर लिया, द का इस्तेमाल कर लिया, द काउ इज रेड, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आदमी दौड़ रहा है, आदमी दौड़ रहा है, तो क्या कहेंगे, द मैन इज रनिंग,
द मैन इज रनिंग। यहां पर द का इस्तेमाल क्यों हुआ? अरे भाई, सारे आदमी थोड़ी दौड़ रहे हैं, आप जिस आदमी की बात कर रहे हैं वो दौड़ रहा है, तो आपने किसी स्पेसिफिक या किसी पर्टिकुलर इंसान की बात करी है यहां पर, तो द मैन इज रनिंग हो गया। अच्छा, अगर आप कहें मनुष्य नश्वर है, जी हाँ, मनुष्य नश्वर है, मैन इज मोर्टल, मैन इज मोर्टल। ठीक है, नश्वर का अर्थ क्या होता है? मतलब जो आया है उसको जाना पड़ेगा, तो भाई ये मेरे आपके सबके लिए है ना? तो मनुष्य नश्वर है, मैन इज मोर्टल, तो ये हर व्यक्ति के लिए है, आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। तो आ गई बात समझ में, द कहां पर इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होते हैं। और अब हम लोग वापस आते हैं उसी पहले वाले वाक्य पर जो क्लास की शुरुआत में मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया कि इस एक पर्टिकुलर वाक्य में सारे, यानी कि सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। वो कैसे हैं, अब है बारी इसको जानने की। चलिए वापस से इस वाक्य को पढ़ते हैं। वाह, रिया और उनके पति मुंबई की एक सोसाइटी में अपनी मैरिड लाइफ को खुशी से एंजॉय कर रहे हैं। ग्रेट, रिया एंड हर हस्बैंड आर हैप्पीली एंजॉयिंग देयर मैरिड लाइफ इन अ सोसाइटी इन मुंबई। अब आप सोच रहे होंगे, सबसे पहले तो आप एक कोशिश करिए, वीडियो को एक सेकंड के लिए पॉज करिए, और मैंने आपको पूरी क्लास करा दी पार्ट्स ऑफ स्पीच की। अब आप इस वाक्य में ढूंढिए पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से हैं। चलिए वीडियो को एक सेकंड के लिए पॉज करिए और ढूंढिए। ठीक है, चलिए बताती हूं कौन से हैं। सबसे पहले, जब भी बात हो नाउन की, क्या बताया था? सी, फील, टच। तो इस वाक्य में आपको दिखेगा रिया, उसका पति, उसकी जिंदगी, मुंबई, सोसाइटी, ये सारे नाउन हैं। क्या है? नाउन है। अब बात करें प्रोनाउन की, तो इस वाक्य में जब आप कहते हैं हर हस्बैंड, तो यहां पर हर शब्द का इस्तेमाल किसके लिए हुआ है? रिया के लिए हुआ है ना हर शब्द का इस्तेमाल। तो रिया क्या है? नाउन है, उसके जगह पर क्या इस्तेमाल किया? हर का इस्तेमाल किया, तो प्रोनाउन हो गया। देयर मतलब उनकी, किसकी? रिया और उसके पति की, तो रिया और उसके पति नाउन है, उसके जगह पर किसका इस्तेमाल हो गया? देयर का इस्तेमाल हो गया, तो ये क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। वर्ब कौन से हैं इसमें? वर्ब है आर, मतलब कि वहां पे है ना, वो मतलब है वहां पर। इंजॉइंग मतलब कि इंजॉय है ना, वो क्या कर रहे हैं? आनंद ले रहे हैं, वर्ब हो गया। अच्छा, एडवर्ब कैसे है वहां पर? वो कैसे हैं? खुश हैं, हैप्पीली, है ना। और क्या बताया था लास्ट में, क्या दिखेगा? एल वाई। एडवर्ब के मोस्ट ऑफ द शब्दों के लास्ट में क्या दिखता है? एल वाई। तो हैप्पीली यानी कि एडवर्ब। एडजेक्टिव कैसे है? उनकी अवस्था कैसी है? मैरिड हैं वो लोग, सिंगल हैं क्या? जी नहीं, वो लोग मैरिड हैं, तो उनकी अवस्था कैसी है? एडजेक्टिव यानी कि मैरिड है। अब जोड़ा कहां पर? जोड़ा कहां पर? रिया एंड हर हस्बैंड, रिया और उसके हस्बैंड की साथ में बात कर रहे हैं हम लोग, रिया एंड हर हस्बैंड। तो एंड क्या हो गया? कंजंक्शन हमें दिख गया यहां पर, जिसने रिया को एंड उसके हस्बैंड को जोड़ा, कंजंक्शन। प्रीपोजिशन क्या बताता है? अवस्था को बताता है, मतलब स्थान को बताता है ना। तो इन मुंबई, कहां रह रहे हैं भाई? इन मुंबई रह रहे हैं, मुंबई में रह रहे हैं, इन मुंबई। इंटरजेक्शन सडन से आई हुई फीलिंग, ग्रेट मतलब आपने जब सुना कि भाई रिया उसके पति बहुत बढ़िया से रह रहे हैं, तो आप कहेंगे ग्रेट। तो ग्रेट शब्द के बगल में क्या है? कौन खड़ा है भाई? एक्सक्लेमेशन मार्क खड़ा है, यानी कि ग्रेट शब्द यहां पर इंटरजेक्शन का काम कर रहा है। और आर्टिकल्स इन अ सोसाइटी, इन अ सोसाइटी, अ सोसाइटी है ना, यहां पर एन नहीं लगेगा, बता दिया क्यों, है ना। अ सोसाइटी, तो यहां पर आ गया आर्टिकल। तो भाई देखा कैसे इस लाइन में सारे के सारे 9 के 9 आपको दिख गए पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आपने तो ये पहचान लिए सारे के सारे और मैंने एक्सप्लेन किया, आपको समझ आ गया, तो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो जितनी भी कॉन्सेप्ट की दिक्कत थी वो टोटली क्लियर हो गई है, क्रिस्टल क्लियर हो गई है।
और इसके साथ ही आज की मेरी क्लास भी जो है वो खत्म हो गई है। जी हाँ, ये थी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास बढ़िया लगी, क्लास सुपर्ब तरीके से आपको पसंद आई। क्लास पसंद आई है तो सबसे पहले क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर करिए, भर के शेयर करिए, कमेंट करके, ढेरों कमेंट करके मुझे बताइए कि क्लास कैसी रही। क्लास बढ़िया लगी तो लिखिए भाई क्लास बहुत अच्छी थी मैम, बहुत अच्छे से समझ आ गया। जल्दी से लिख करके मुझे बताइए कि क्लास आपको समझ आ गई। और इसके साथ ही हमारी फ्री कोर्स जो कि है बेसिक स्पोकन इंग्लिश की कोर्स, इसको करने के लिए टेलीग्राम पर आ जाइए। इसकी ई बुक की लिंक भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स। और इसकी कोर्स को करने के लिए, इसकी ई बुक को लेने के लिए भी टेलीग्राम पर आ जाइए। इन तीनों किताबों के बारे में भी अगर आप जानना चाहें, और जो तीनों किताबें आ रही हैं उसके बारे में, तो भी आपको टेलीग्राम पर आना होगा। टेलीग्राम के बारे में मैं जरा बता दूं आपको। टेलीग्राम ऐप पर जाकर के जैसे ही आप लिखेंगे बी बैंकर, देखिए यहां पर मैंने लिख रखा है, ये एक्चुअल इंटरफेस है। मतलब जब आप अपने टेलीग्राम ऐप पर लिख करके सर्च करेंगे क्या, बी बैंकर, इसको सर्च करना है, ये जो लिखा हुआ है ना, इसको सर्च करना है, तो हम लोग आपको वहां पर मिलेंगे बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से। ये जो पहला वाला है ना, इस नाम से मिल जाएंगे, जहां पर आपको मोर देन 8.3 के सब्सक्राइबर्स दिख जाएंगे। तो इसी को आपको ज्वाइन करना है, राइट। और ये जितने भी नीचे वाले भाई साहब लोग हैं, इनको आप इग्नोर करिए, ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ाई करनी है तो आपको आना होगा ओरिजिनल वाले पे। जी हाँ, बी बैंकर पर आना होगा। और ये इनकी तो बात आप छोड़ दीजिए, है ना, इनके बारे में तो फिर बात ही नहीं करिए। चलिए, इसके अलावा आप इस लिंक के जरिए जब अपने टेलीग्राम ऐप को ओपन करेंगे, यानी कि आप अपने सर्च बार, जो गूगल की आपकी सर्च बार है, वहां पर आप इस लिंक को टाइप करेंगे तो वो सीधे सीधे आपको इस पेज पर लेकर आ जाएगा, जहां पर नीचे लिखा हुआ मिलेगा आपको प्यारा सा छोटा सा ज्वाइन बटन। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप तुरंत से इस परिवार के सदस्य हो जाएंगे, यानी कि आप ज्वाइन हो जाएंगे टेलीग्राम पर। इसके अलावा इस नंबर को अपने मोबाइल पर सेव कर लीजिए, जरा वक्त दे दीजिए मोबाइल को, ताकि वो पहचान ले इस नंबर को कि आपको इस नंबर को सेव करना है। फिर इस नंबर को आप अपने टेलीग्राम ऐप पर जाकर के सर्च करें, तो वहां पर भी आपको ये छोटा सा प्यारा सा ज्वाइन बटन मिल जाएगा, तो आप इसको ज्वाइन कर लेंगे, राइट। तो चलिए भाई, जल्दी से ज्वाइन करिए। इतना सारा प्रोसेस आपको बता दिया, कितनी आसान बना दी, तो ज्वाइन भी करो। चलो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इसके साथ ही ये तीनों किताबें भी आ रही है बहुत जल्द, इसके बारे में भी पता कर लीजिएगा टेलीग्राम पर ही। और इसके साथ ही अगर कोई भी पेड कोर्स करना चाहते हैं तो उसकी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जहां पर आपको गाइडेंस के तहत कोर्स कराया जाता है, होमवर्क दिए जाते हैं, होमवर्क पक्के तौर पे जमा करना होता है। चलिए, अगर बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स करना चाहते हैं तो इसकी जानकारी भी वहीं पर मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पर। बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो इसकी जानकारी भी आपको टेलीग्राम पर ही मिल जाएगी। इसके साथ ही ध्यान रखेंगे, कोर्स का नाम लिख करके जानकारी लेने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है, निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइव्स थ्रू नॉलेज।